आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले स्नोफॉल की। अगर आप बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो इस समय पहाड़ों पर ऐसा नजारा है जिसे देखकर आपकी नजरें एक जगह ही टिक जाएंगी। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ बर्फ की मोटी चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। आज की ये 3 बेहतरीन तस्वीरें जो बता रही हैं कि सबसे पहले देखिए केदारनाथ की भव्य तस्वीर। आसमान से गिरते बर्फ के फाहों से केदारनाथ पूरी तरह से ढक चुका है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। आसमान से गिरती बर्फ की सुंदर तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। चारों तरफ ऐसा नजारा मानो सपनों के किसी शहर में आप पहुंच गए हों। हिमाचल के मंडी में भी बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहां बर्फीली पहाड़ियों में पर्यटक बर्फ से खेल रहे हैं। बर्फ का गोला बनाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि स्नोफॉल ने पर्यटकों का आना सफल कर दिया है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और निखार दिया है। कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंचने लगे हैं और बर्फ के बीच जमकर मस्ती कर रहे हैं। भले ही पारा गिरा हुआ हो, कड़ाके की सर्दी हो, लेकिन सैलानियों का जोश सब पर भारी है। धरती पर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है, यही है। और कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बारे में ये बात 100% सही है। पहाड़ों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ का ही साम्राज्य। जहां नजर जाएगी वहां केवल आपको बर्फ ही नजर आएगी। बर्फबारी कश्मीरियों के लिए वरदान भी है। बर्फबारी की वजह से यहाँ सैलानी पहुँचते हैं और इलाके के लोगों को इससे काम भी मिलता है। और इस तरह बर्फबारी एक तरह से कमाई का जरिया भी है। गुलमर्ग में स्नो स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए सैलानी पहुंचे हैं और वहां की खूबसूरती को देखकर इसके कायल हो गए। पर्यटक इन दिलकश नजारों को अपनी आंखों में कैद कर रहे हैं, बर्फ पर मौज मस्ती कर रहे हैं। सबका बस यही कहना है कि धरती पर जन्नत तो यही है। मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो लोगों के मुंह से सुना था कि हाँ भाई ये जन्नत है, तो सही में वाकई में कुछ है बात यहाँ पे। कश्मीर है ना, बहुत अच्छा प्लेस है। डेफिनेटली एवरीवन शुड कम एंड विजिट एंड एंजॉय हियर। गुलमर्ग से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर मौजूद श्रीनगर में भी स्नोफॉल का नजारा मनमोहक है। आसमान से गिरती बर्फ की रफ्तार इतनी तेज है कि जमीन पर बर्फ का अंबार लग गया। सड़कों पर कई इंच बर्फ की चादर बिछी हुई है। मकानों की छतें, सड़कें, गली कूचे, हर तरफ बर्फ ही नजर आ रही है। पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फ ने कारों को, गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया है। सब कुछ सफेद ही सफेद है। जन्नत से अब आपको मिनी स्विट्जरलैंड लेकर चलते हैं। यहाँ भी हवा में तैरते बर्फ के ये फाहे मानो कुदरत की नेमत बनकर उत्तरकाशी के पहाड़ों पर मेहरबान हो गए हैं। हर तरफ बर्फ की सफेदी छाई है। यमुनोत्री हो या फिर गंगोत्री, हर तरफ बर्फ का राज है। स्नोफॉल के बीच सैलानियों की तो मानो लॉटरी निकल पड़ी है। और वो भी क्यों ना, ऐसे नजारों के बीच कोई भी खुशी से झूम उठेगा। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। केदार घाटी के पर्यटक स्थल चौपता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने चौपता का रुख करना शुरू कर दिया है। फिलहाल भारी बर्फबारी की वजह से चौपता बद्रीनाथ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप है, लेकिन जल्दी ही आवाजाही
शुरू हो सकती है क्योंकि रास्तों को खोलने का काम शुरू हो चुका है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। बर्फबारी और बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बर्फबारी और बारिश के चलते लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ठंड के कारण लोगों ने घरों से निकलना छोड़ दिया है। इसके अलावा केदारनाथ धाम की बात करें तो केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी के चलते पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। केदारनाथ में पिछले 1 जनवरी से लगातार रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। अभी तक केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक तक बर्फ पड़ चुकी है और बर्फबारी के कारण जो भी लोग केदारनाथ में मौजूद थे वो नीचे लौट आए हैं। अगर मौसम का हाल इसी प्रकार बना रहा तो निश्चित ही आने वाले कुछ दिनों में दिक्कतें और अधिक बढ़ सकती हैं। केदारनाथ में अभी तक लगभग 5 फीट तक बर्फ जमा है। वहाँ के बाशिंदों का मानना है कि अब देश विदेश के पर्यटक चौपता में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुँच सकते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। केदार घाटी की तरह बद्रीनाथ धाम का नजारा भी कुछ ऐसा ही है। बद्रीनाथ से आई इन तस्वीरों को देखकर आप भी बर्फबारी देखने का प्लान जरूर बना लेंगे। वैसे आमतौर पर भक्तों के जयकारों से गूंजने वाला बद्रीनाथ कस्बा भीषण ठंड की चपेट में है और फिलहाल यहाँ आपको सैलानी नजर नहीं आएंगे क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्फ का ही साम्राज्य है। बागेश्वर में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं से हाड़ कांपाने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी से यहाँ के लोग खुश हैं क्योंकि बर्फबारी को देखते हुए पर्यटकों की आवाजाही में यहाँ बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन की दूसरी बर्फबारी से कारोबारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। एक और सीजन की दूसरी बर्फबारी ने पहाड़ों की रानी का श्रृंगार कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी के बाद लुढ़के पारे के चलते मसूरी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थानीय लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं। ये तस्वीर हर्षिल की है। यहाँ दूर दूर तक नजर डालिए तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। क्या घर, क्या गाड़ियां, मंदिर, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ। अब टिहरी का विहंगम दृश्य देखिए। इस अद्भुत नजारे का गवाह बनने के लिए यहाँ सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है। गिरते पारे के बीच कुछ इलाकों में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सैलानियों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि अभी कुछ दिन पहाड़ों पर बर्फबारी की रंगत बनी रहेगी और बर्फ के गिरते भाए इन वादियों में जन्नत का एहसास कराते रहेंगे। पूरे उत्तरकाशी में बर्फबारी ने खुशनुमा माहौल बना दिया है। पर्यटकों को बर्फबारी खूब लुभा रही है। बर्फबारी के चलते उत्तराखंड में मशहूर स्की रिजॉर्ट औली एक बार फिर से 1 से 2 फीट बर्फ के आगोश में आ गया है और यहाँ जमकर बर्फबारी होने से पर्यटकों की मौज बन गई है। बर्फबारी पर्यटक और स्कीइंग के शौकीनों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हर कोई उत्साहित है क्योंकि ये बर्फबारी बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस साल राष्ट्रीय विंटर खेलों का आयोजन भी चमोली में होना है। ऐसे में ये बर्फबारी बहुत खास है। श्रीनगर से अशरफ आनी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी गढ़वाल से कृष्णा गोविंद कंसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको हिमालय की खूबसूरत वादियों में हम लिए चलते हैं। हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है। शिमला और मनाली में पर्यटक खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और यहाँ खुश केवल सैलानी नहीं बल्कि स्थानीय कारोबारी भी हैं क्योंकि सर्दी का सीजन उनके लिए कारोबार में गर्मी लेकर आया है। और इस बीच मौसम विभाग ने शिमला और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है। साथ ही आने वाले 5 दिनों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर हिमालय में जमकर बर्फबारी हो रही है। क्या शिमला, क्या मनाली, क्या मंडी, हिमाचल बर्फ के आगोश में है। बर्फ की बदौलत मनाली का नजारा पूरी तरह से बदल चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, हर जगह कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है। ऐसा लग रहा है कि मनाली पर्यटकों को बुला रही है और स्वागत में आसमान से बर्फ की फुहारें बरसा रही है। बर्फ से सफेद हुए इस शहर की यही खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बर्फबारी देखने मनाली पहुंचे पर्यटक जमकर मस्ती करते नजर आए।
कुछ सेल्फी ले रहे थे, कुछ बर्फ में खेल रहे थे, तो कोई बर्फ पर कूद रहा है। सैलानियों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही है। मौज मस्ती का ये दौर अभी जारी रहने वाला है, क्योंकि हिमाचल में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं अभी ना, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए। जैसे शिमला का भी 5 डिग्री आ गया है। लेकिन इससे होता है कि जो क्लाउड से दिन के टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर में कमी आ रही है। और आगे भी ये जो सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा कि अगले करीब करीब 1 वीक टाइम जो है मौसम खराब रहेगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी आपको बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। पहाड़ों पर बर्फ है, गाड़ियों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, जहां नजरें जाएंगी केवल बर्फ ही बर्फ दिखेगी आपको। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी से खूबसूरती की छटा चारों ओर बिखरी हुई है। बर्फबारी के चलते शिमला शहर और ऊपरी शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। शिमला से नारकंडा जाने वाली सड़क बंद हो चुकी है। हिमाचल में 8 दिनों तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान शिमला समेत 8 जिलों में 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 24 से 26 जनवरी को भारी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के साथ शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश का मौसम और बदल सकता है और इसी को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है और सभी विभागों को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं कि जहां जहां बर्फबारी के कारण सड़कें ज्यादा अवरुद्ध रहती है, उन सड़कों की पहचान करके उनको आदेश दे दिए गए हैं और निश्चित तौर पर बर्फबारी के बाद जहां भी है सभी रोड को हम खोलने की कोशिश करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी ने नजारा भले ही खुशनुमा कर दिया हो, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि बर्फबारी से ठंड ने शहरों के हालात बदल दिए हैं। लिहाजा अगर आप बर्फबारी देखने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब हम आपको मौसम का सियासी रंग भी दिखा देते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है और इस दौरान आज वो कठुआ में अपने समर्थकों के साथ मार्च करते नजर आए। और खास बात ये थी कि घाटी की सर्द फिजाओं में राहुल गांधी का नया लुक भी नजर आया। अब तक पूरी तरह यात्रा में राहुल गांधी को टी शर्ट में ही देखा गया है, लेकिन कश्मीर पहुंचते ही उन्होंने रेनकोट धारण कर लिया। पहले लोगों ने इसे जैकेट समझा और इस पर चर्चा शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बाकायदा इस पर सफाई आई, जिसमें यह कहा गया कि राहुल गांधी ने जैकेट नहीं बल्कि रेनकोट पहना हुआ है। अब इस सफाई पर भी नया शगुफा छिड़ गया है। लोग कह रहे हैं कि राहुल को सर्दी से नहीं बारिश से डर लगता है। वैसे इस बाहरी बर्फबारी के दौरान जोशीमठ को हर साल सैलानियों से जो इलाका गुलजार रहता है वो इस साल वीरान पड़ा है। वजह है भूत हिसाब का संकट, और इस संकट से जोशीमठ को बचाने के लिए जुटी टीमों को भी मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बर्फबारी से वहां के हालात और ज्यादा न बिगड़े, इसका पूरा ख्याल प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है। बेघर हुए लोगों को भी हर तरह की मदद मुहैया कराई जा रही, ताकि संकट का सामना कर रहे लोगों की तकलीफों को कुछ कम किया जा सके। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी जोशीमठ की ये वो इमारतें हैं जो दरारों की जद में हैं और प्रशासन इन इमारतों को बचाने में लगा है। लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज ने प्रशासन के भी हाथ थाम दिए हैं। इस बर्फबारी के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मलारी इन और माउंट व्यू को गिराने के काम को फिलहाल रोकना पड़ा है, क्योंकि प्रशासन इन हालात में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। जोशीमठ में बारिश और बर्फबारी का दौर कल देर रात से जारी शुरू हो चुका है।
जोशीमठ में इस समय बिजली गुल हो चुकी है। तो वहीं पे यहाँ पे जो हमारे पीछे होटल माउंट व्यू और मलारी, इनको तोड़ने का काम आज पूरी तरह से बंद किया गया है। और ये मुख्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, इसे पूरी तरह से आज खोल दिया गया है। अमूमन ये इन होटलों को तोड़ने के दौरान बंद किया जाता है, लेकिन आज बर्फबारी के चलते अन्य रास्ते बंद हो चुके हैं। और इस रास्ते में भी देख सकते हैं बड़ी मात्रा में पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा इलाका रेड जोन का है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई थी, जिसे देखते हुए एक्सपर्ट्स की निगरानी में जमीन में आई दरारों को वक्त रहते भर दिया गया, ताकि बर्फबारी के दौरान इमारतों को ढहने से रोका जा सके। साथ ही प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को भी राहत कैंपों में शिफ्ट कर दिया। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। सड़कों पर अब ये बर्फ का पानी बहता हुआ निकल रहा है। इस समय जोशीमठ में भूधसाव के कारण जहां हर तरफ दरारें देखने को मिल रही, हालांकि प्रशासन ने 2 दिन पूर्व ही दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रशासन को पहले ही मौसम विभाग से पूर्वानुमान जारी हो चुका था। जोशीमठ प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इन हालात में बेघर हुए लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, चाहे खाने पीने का इंतजाम हो या स्वास्थ्य सुविधाएं, या फिर ठंड से निजात दिलाने के लिए अलाव और कंबल का इंतजाम हो। किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो अगर कोई भी उनको आवश्यकता है, हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार चेकअप भी कर रही है। और जो रिलीफ सामग्री है वो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो राशन, कंबल उसके माध्यम से हो। और जो बिजली विभाग है उनको भी हमने निर्देश दिया है कि विद्युत आपूर्ति के संदर्भ में वो अपनी टीम तैनात रखें और उसको सुचारू रखने के लिए निर्देशित किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जोशीमठ में हो रही ये बर्फबारी अभी कुछ और दिन जारी रह सकती है, जिसे देखते हुए वहां पहले से ही इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ये पिछले 3 दिन में जो सीबीआरआई की टीम है वो जगह जगह उनने क्रैक मीटर्स लगा रखे हैं और हमारी फील्ड टीम्स के माध्यम से लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो पिछले 3 दिन में कहीं पर भी दरारें बढ़ने की या फिर किसी नई स्थान पर किसी नई बिल्डिंग पर दरार आने की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। आज भी उनकी टीम लगातार फील्ड में है, हमारे सेक्टर अधिकारी हैं और प्रभारी अधिकारी जो राहत शिविर में हैं वो सभी फील्ड में मौजूद हैं। लगातार वो दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। जोशीमठ के 700 से ज्यादा मकान भूधसाव संकट की जद में है। इन मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए सरकार ने पुनर्वास नीति पर काम शुरू कर दिया है, ताकि बेघर परिवारों को जल्द से जल्द बसाया जा सके। जोशीमठ से कमल नयन सिलोई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के मौसम का मिजाज देखने के बाद अब हम आपको जापान लिए चलते हैं, जहां पर इन दिनों भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स मिलकर वीर गार्जन 2023 के नाम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत और जापान अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने में जुटे हैं, जो विस्तारवादी चीन को जरूर अखर रहा है। क्योंकि कुछ रोज पहले ही चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट वेई डोंगसू ने जापान भारत की इस एयर एक्सरसाइज पर रिपोर्ट लिखी, जिससे चीन की बेचैनी का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिर चीन की इस बेचैनी की वजह क्या है, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जापान के आसमान में गरजते ये फाइटर जेट्स वीर गार्जन 2023 एक्सरसाइज का हिस्सा हैं, जो इस वक्त भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारियों को धार देने में जुटे हुए हैं। इस संयुक्त युद्धाभ्यास के तहत इंडियन एयरफोर्स और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स की टीमें एक दूसरे के साथ युद्ध की बारीकियों को साझा करने के साथ साथ तालमेल को बेहतर बनाने पर खास जोर दे रही हैं। दोनों देशों के बीच ये युद्धाभ्यास जापान के हयाकुरी और इरुमा एयरबेस पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी ये अलग अलग तस्वीरें इंडियन एयरफोर्स की ओर से सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में दोनों देशों के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों को साफ देखा जा सकता है।
भारत और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का ये पहला संयुक्त युद्धाभ्यास है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच सहमति 2019 में बनी थी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें देरी हो गई और अब हालात बेहतर हुए तो 16 जनवरी से दोनों देशों की एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज को पूरी ताकत देना शुरू किया। इस युद्धाभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की 150 जवानों की बड़ी टुकड़ी जापान में इस वक्त मौजूद है। साथ ही भारत की तरफ से 4 सुखोई 30 MKI, 2 C-17 ग्लोबास्टर और 1 IL-78 विमान शामिल हैं, जबकि जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर जेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो 26 जनवरी तक इसी तरह जापान के आसमान में अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। चीन को मात देने के लिए भारत और जापान ने मिलकर वीर गार्जियन युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 16 जनवरी से 26 जनवरी तक अभ्यास चलेगा और इसकी कोशिश ये रहेगी कि अगर चीन अपने नापाक इरादे में सफल होने का प्रयास करता है, वो लगातार षड्यंत्र करता रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में दोनों देश मिलकर किस तरीके से उसका मुकाबला करें, भारतीय वायुसेना और जापानी वायुसेना का उद्देश्य यही है। इससे पहले पिछले साल नवंबर महीने में जापान के योकोसुका में मलाबार एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें भारत और जापान के अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने भी हिस्सा लिया था। ये चारों ही देश क्वाड का हिस्सा हैं और अब भारत और जापान की एयरफोर्स मिलकर वीर गार्जियन 2023 में अपना दमखम दिखा रही है। ऐसे में अपने पड़ोस में भारतीय वायुसेना की मौजूदगी से चालबाज चीन बौखलाया हुआ है और उसकी यह बौखलाहट चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना अपने दमखम के साथ दूसरे देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करके चीन को जवाब देने के लिए तैयार है और ये समझाने के लिए प्रयास कर रही हैं कि अगर कोई भी देश भारत की तरफ गलत नजर से देखता है तो ऐसे में हमारी सेनाएं तैयार हैं और उसमें दूसरे देशों की सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करके ये भी बता रही हैं कि हर फैसले में, हर घड़ी में वो हमारे साथ खड़ी हैं। दरअसल चीन अपने हर पड़ोसी देश के साथ विवाद में उलझा हुआ है, जिनमें भारत और जापान भी शामिल हैं। चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों की जमीन पर या तो कब्जा कर रखा है या कब्जे का प्रयास चल रहा है। उसके इन्हीं मंसूबों को रोकने के लिए ही भारत और जापान समेत कुछ देशों ने एक दूसरे के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करना शुरू कर दिया है। जापान में हो रही ये वीर गार्जियन एक्सरसाइज इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी हाल ही में जब उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, तब भी चीन को मिर्ची लगी थी। और अब जब जापान में भारत और जापानी एयरफोर्स युद्धाभ्यास में जुटे हैं, तब भी चीन को ये बात फूटी आंख नहीं सुहारी। आखिर चीन की इस बौखलाहट की वजह क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। रक्षा विशेषज्ञ राज खाद्या ने बताया कि चीन की इस बौखलाहट की वजह क्या है। चीन की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ जाहिर है कि वो जॉइंटनेस जो कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच के क्वाड एक जो बना हुआ है उससे घबराए हुए हैं। जापान तो हमेशा उनका उद्देश्य रहा है कि वो चीन को ताइवान पर हमला ना करने दें, उससे एक तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई में बाधा पड़ेगी, दूसरा जो शिपिंग लेन है इंडो पैसिफिक वो फ्री नहीं रहेगा, और जो तेल जापान के पास मिडिल ईस्ट से आता है उसकी सप्लाई में भी बाधा डलेगी। भारत भी चाहता है कि इंटरनेशनल कानून के अनुसार इंडो पैसिफिक दुनिया के शिपिंग ट्रैफिक के लिए फ्री रहे और चाइना उसमें बाधा नहीं डाल पाए। तो जाहिर है चाइना इन देशों के मिलने से जो क्वाड ग्रुपिंग बनी है उससे घबराया हुआ है। और अब आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को सावधान करने वाली खबर की। सूचना क्रांति के इस आधुनिक दौर में सोशल मीडिया की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल, दोनों के जरिए सोशल मीडिया साइट्स या फिर ऐप्स पर
किसी तरह की जानकारी साझा करना बेहद आसान हो चुका है और यही वजह है कि मौजूदा समय में संचार और संवाद के सबसे बड़े साधन के तौर पर सोशल मीडिया उभर कर सामने आया है और इसकी लोकप्रियता में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के पीछे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हजारों लाखों की संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स इनको फॉलो करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं और यही वजह है कि कई कंपनियां या फिर ब्रांड इनकी इमेज या बेशुमार फैन फॉलोइंग का इस्तेमाल कर अपने उत्पादों को बाजार में स्थापित करने और उसकी डिमांड बढ़ाते हैं। इसीलिए सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए दिन विज्ञापनों और अलग अलग प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते नजर आते हैं और इस दौरान जाने अनजाने कई बार उनकी तरफ से भ्रामक यानी कि बहकाने वाले विज्ञापनों को बढ़ावा भी दे दिया जाता है, जिस पर उनके फॉलोअर्स आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं, जिससे उनका आर्थिक नुकसान होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को किसी भी नकली प्रोडक्ट को सपोर्ट करने, गलत जानकारी देने या फिर बिना जांचे परखे किसी भी ब्रांड को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। सरकार ने ऐसे में जरूरी समझा कि इस ट्रेंड को रोका जाए और इसके लिए गाइडलाइंस जारी की और इसी वजह से उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत सोशल मीडिया पर मौजूद इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में सबसे अहम निर्देश जो है वो है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पादों को एंडोर्स कर सकेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल कर रहे हों और उसके बारे में उनको जानकारी हो। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज किसी भी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर उपभोक्ता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञापनों के जरिए किसी भी उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देना या फिर जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना भी गलत होगा। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यहां पर सेलिब्रिटीज कंज्यूमर पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने को लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को किसी भी उत्पाद का विज्ञापन करते हुए प्रमुख रूप से डिस्क्लेमर जरूर देना होगा। डिस्क्लेमर वीडियो और ऑडियो किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान डिस्क्लेमर लगातार चलना बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर उसी भाषा में होगा जिस भाषा में विज्ञापन होगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को डिस्क्लेमर की भाषा बिल्कुल आसान और स्पष्ट रखनी होगी। आज हिंदुस्तान के करीब 100 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। 71 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया की बेहिसाब ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से इस तरह की गाइडलाइंस की वजह भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मार्केट है जो करीब 2022 तक 1275 करोड़ की हो चुकी है। 2025 यानी कि ठीक 2 साल के अंदर इसके 2800 करोड़ रुपए तक होने की संभावना है। ऐसे में नई गाइडलाइंस आने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि अंधाधुंध कमाई के चक्कर में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज नैतिकता को ताक पर नहीं रखेंगे। विज्ञापन जो करने वाले जो ब्रांड्स हैं और जो विज्ञापन बनाने वाले एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और उनको एंडोर्स करने वाले जो ब्रांड एम्बेसडर है, मैं तो समझता हूं ये एक इकोसिस्टम है। ये सबका एक वैल्यू सिस्टम के साथ काम करने से ही एक तरह से जो ब्रांड के लिए भी अच्छा होगा लॉन्ग टर्म पे, और दूसरा जो ग्राहक है जो विज्ञापन देख के जो लेने जाने वाला है उनके लिए भी लॉन्ग टर्म पे हेल्प करेगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का जमाने में हम क्या देख रहा है, जो ब्रांड्स का जो लाइफ है, एवरेज लाइफ ऑफ अ ब्रांड और जो कंपनीज है वो इतना कम हो चुका है कि एवरेज ब्रांड्स आज बनता है, कल आप देखता नहीं है। तो एक इकोसिस्टम नया ये कुछ सालों से जो बन गया है जहां पे कोई वैल्यू सिस्टम जो है किसी का भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बदलना बहुत जरूरी है। सरकार को भी जिस तरह से जो लोग ब्रांड एम्बेसडर्स जो पैसा लेके किसी भी ब्रांड को किसी भी तरह से ले लेते हैं और जो विज्ञापन ऐसे बनाते हैं जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो मार्केटिंग कंपनीज जिसमें प्रोडक्ट नॉलेज के से भी ज्यादा और जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ज्यादा देने से ज्यादा उनका ये है कि किसी न किसी तरीके से एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो जाए, वायरल हो जाए, तो एक दौर पे है। बात उस सगाई समारोह की जिसमें सियासत, सिनेमा और उद्योग जगत की हस्तियों ने चमक बिखेरी। हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी परिवार के छोटे लाडले अनंत अंबानी और राधिका मोचन की सगाई की।
पूरे धूमधाम से सगाई की रस्में निभाई गई और इस सेरेमनी में सबका ध्यान खींचा डॉग ने। जी हां, एंगेजमेंट सेरेमनी में रिंग उनका डॉग लेकर पहुंचा। इस मौके पर अंबानी परिवार के सदस्यों ने एक सरप्राइज डांस परफॉर्म किया, जिसे नीता अंबानी ने लीड किया। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे की एंगेजमेंट सेरेमनी में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर खेल की दुनिया के सितारों और राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर सियासत के बड़े चेहरों तक ने हिस्सा लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर पर सभी लोग पहुंचे। मुंबई में कैसे हुई थी एंटीलिया की सजावट और कैसा था माहौल, दिखाते आपको। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, बेटी ईशा, दामाद आनंद पिरामल, बेटे आकाश, बहू श्लोका और वो जोड़ा यानी मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, जो अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी के साथ भाई अनिल अंबानी और टीना अंबानी, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या, सलमान, करण जौहर, अक्षय कुमार, वरुण धवन, अर्जुन कपूर समेत नामी गिरामी कलाकार और निर्माता निर्देशक। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में रौनक इन्हीं सितारों और नामचीन हस्तियों की रही। मौका था उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की सगाई का, जहां गोलधना और चुनरी विधि की रस्में निभाई गई। ये रस्में गुजराती हिंदू परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक दिन पहले बुधवार को ही कपल ने मेहंदी सेरेमनी सेलिब्रेट की। दोनों का रोका पिछले साल 29 दिसंबर को राजस्थान के नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ था। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का जन्म 10 अप्रैल 1995 को हुआ। वो रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। फिलहाल वो रिलायंस 02C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के डायरेक्टर हैं। वहीं उनकी होने वाली दुल्हन राधिका भी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाती है। राधिका के पिता वीरेन गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। वो ADF फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ साथ एनकोर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CEO और वाइस चेयरमैन हैं। राधिका ने अपनी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और मुंबई के इकोले मॉन्डियल वर्ल्ड स्कूल से पूरी की। राजनीति और अर्थशास्त्र में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। राधिका ने मुंबई की श्रीनिभा आर्ट डांस एकेडमी से क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग ली है। फिलहाल मर्चेंट और अंबानी परिवार में प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।